हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम इन डीजी कोकनी कॉलेज चैनल। तो आपके लिए आज मैं वीडियो डालने वाला हूँ 12th साइंस का, केमिस्ट्री का, हैलोजन डेरिवेटिव का थर्ड लेक्चर। ऑलरेडी मैंने दो लेक्चर डाले, तो ये आज थर्ड लेक्चर होगा, जिसे देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? करेक्ट ना बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? So what is the isomerism? So isomerism is the substance or more substance having same molecular formula but different structure, that is the isomerism. So what is the optical isomerism? Isomerism is जो concept है ऑलरेडी 11th को बहुत डिटेल में दी है, और मैंने पहले से बोला है कि कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेसन है 11th साइंस का, केमिस्ट्री का 14 लेक्चर 16 लेक्चर, तो उसमें सब चीज़ें दी है, तो उसके हिसाब से आप देख के कायरलिटी आइसोमेरिज्म ये कंसेप्ट समझ सकते हो। अभी जो हम देखने वाले कायरल और कायरलिटी। सो व्हाट इज अ कायरल आइटम? ये बहुत सिंपल है बच्चों। कायरल कायरल यानी इतना ही माइंड में फिट करना है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन एटम। ओके, एक कार्बन एटम को अगर 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे कायरल कार्बन, और उसको ही बोलते हैं कायरलिटी। ओके, तो जैसे देखो CH3CH, करेक्ट। इधर ये समझ में आएगा आपको कैसे। देखो, ये जो कार्बन है, बराबर है ना? ये कार्बन को देखो, एक एक ग्रुप है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये दोनों मिला के चौथा। तो एक मिथिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप अटैच है। तो उसके हिसाब से बच्चों ये क्या है? कायरल कार्बन। ये क्या है? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन ऑलवेज शो इन दिस साइन, दैट इज अ स्टार। वी कैन से स्टार, स्टार तो नहीं एक्चुअली, पर लेकिन ऐसे समझ सकते हैं कि इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। ये साइन जो जिस कार्बन के ऊपर होगा उस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। ओके, सो जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें कायरल एटम होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है यूनिक होती है बच्चों। कैसे? सो सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर इमेज। जो उसका सुपर इम्पोजिबल मिरर होता है, सो सुपर इम्पोजिबल मिरर जो होता है, जिसका होता है उसको सुपर इम्पोजिबल मिरर नहीं होता। देखो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल होता है वो जिसमें कायरल एटम होता है, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये जो प्रॉपर्टी है जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होता। तो इसका मतलब इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर कैसे होता है बच्चों? अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरा अगर इमेज बनती है मिरर में, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को मैच नहीं होती, फिट नहीं बैठती, तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। तो जो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा उसको कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो जिसमें कायरल कार्बन होगा, एटम होगा, उसको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह कायरल मॉलिक्यूल जो है इस मिरर इमेज आर नॉट आइडेंटिकल। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर है ना, तो आइडेंटिकल नहीं होगा बच्चों। ओके, सो कायरल एटम एंड मॉलिकुलर कायरलिटी का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो 2 क्लोरोब्यूटेन लेते, ये कंपाउंड देखो, दोनों भी देखो, ये कंपाउंड जो है और ये दूसरा कंपाउंड, तो ये दोनों में चीज़ें देखो ग्रुप सेम है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, मिथिल मिथिल C2H5, बराबर ना? ये तो मैच हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। पर लेकिन अगर इसको उठा के इसमें रखोगे तो देखो इस ग्रुप में क्या होगा? क्लोरीन इस साइड में, पर लेकिन ये कंपाउंड अगर उसमें बिठाएंगे हम, तो एक क्लोरीन यहाँ से जाएगा, तो क्लोरीन की साइड अपोजिट होगी ना बच्चों। तो इसका मतलब फिट नहीं होगा, मैच नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो कार्बन कायरल कार्बन है, ये क्या होते हैं बच्चों? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। ओके बच्चों, तो उसको स्टेरियो आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऑप्टिक आइसोमेरिज्म ये कंसेप्ट बहुत डीप है, बहुत डीप, बहुत ज़्यादा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी? स्टेरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एटम्स अराउंड ए कायरल एटम। जो कायरल एटम होता है उसके आसपास जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है, उसको बोलते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। एंड
उसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेर्स जो होते वो डिफर होते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम ऑप्टिकली एक्टिविटी बोलते हो। क्या बच्चों बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें अगर हैलोजन डेरिवेटिव का देखना है तो सपोज प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। सपोज देखो, एक चीज़ है ये प्लेन पोलराइज लाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट में जाती है, अगर वो देखो यहाँ पे ये चीज़, ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे जो लाइट पड़ रही वो ऑल डायरेक्शन में जा रही। तो यहाँ पे निकोल प्रिज्म रखने के बाद ये देखो सब लाइट एक लाइन में जा रही। ओके, इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। और ये जो पहले की है वो अनपोलराइज लाइट थी या नॉन पोलराइज लाइट भी बोल सकते हैं। सो ऑर्डिनरी जो लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ऑर्डिनरी होती है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इसकी वजह से ऑल पॉसिबल जो प्लेन्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। पर लेकिन जैसे ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसको हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो टोटल लाइट है वन प्लेन में बाहर जाएगी या निकल जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये कंसेप्ट भी उसी के बेसिस पे डिपेंड है, प्लेन पोलराइज लाइट। अगर प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होता है, वो अनपोलराइज लाइट कन्वर्ट होती है, तो उसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी बच्चों, ये जो एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगी या लेफ्ट में जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगी। तो इसका मतलब ये जो लाइट होगी वो ट्रांसमिट होती है, बराबर ना? इसमें नॉन पोलराइज लाइट का कन्वर्जन पोलराइज लाइट में होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है प्लेन ऑफ पोलराइज की उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं, ओके, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं उसके बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमें लेना है तो उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो क्लॉकवाइज यानी राइट डायरेक्शन से जो अगर लाइट पोलराइज लाइट जो होती है वो अगर राइट डायरेक्शन से मूव करती है तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज जाती है, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो। क्या बोलेंगे बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, और अगर वो लाइट अगर, और डेक्स्ट्रो में उसका सिंबल है डी और साइन प्लस होगी, अगर वही लाइट अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड से जाती है, रोटेट होती है, तो उसको बोलेंगे लियो। और लियो का साइन क्या है बच्चों? यल, और सिंबल क्या है? यल, और साइन क्या है बच्चों? निगेटिव। ओके, इस तरह दो रोटेशन होते हैं पोलराइज लाइट जब, अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होती है बाय यूजिंग निकोल प्रिज्म। ओके बच्चों, तो इन एंशोमर्स क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो अगर एक दूसरे से ऑप्टिकली नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर होंगे तो उसको बोलते हैं इन एंशोमर्स। उसको और एक नाम है इन एंशोमॉर्फ्स, और एक नाम है ऑप्टिकल एंटीपॉड्स। ऐसे तीन नामों से ये जाना जाता है। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर जो आइसोमर्स होते हैं उसको हम ये नामों से जाने जाते हैं। ओके, तो ये जो इन एंशोमर्स होते हैं ना, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम ही होती है, आइडेंटिकली होती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटीज हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, सब सेम होती है बच्चों, क्योंकि उनका खाली साइन अपोजिट होता है। रोटेशन जो होता है इक्वल होता है, ऑप्टिकल जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, बट साइन उनकी क्या होती है बच्चों? अपोजिट होती है। ओके, तो ऐसा भी बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी सेम होती है, खाली ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट जो होता है वो अलग होता है बच्चों। ओके, तो रेसेमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि एक का डायरेक्शन अगर लियो होगा और दूसरे का डेक्स्ट्रो होगा तो दोनों की साइन अपोजिट होने के कारण वो कैंसिल हो जाती है, और उसी चीज़ को हम रेसेमिक मॉडिफिकेशन और रेसेमिक मिक्सचर बोल सकते हैं। तो ये रेसेमिक चीज़ ध्यान में रखो बच्चों,
बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक का डेक्स्ट्रो होता है, एक का लियो होता है। इसी मिक्सचर को बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। क्योंकि क्या होता है रेसिमिक मॉडिफिकेशन में डीएल डिज़ाइन होती है, सिंबल प्लस माइनस साइन होती है, उसकी वजह से उसको रेसिमिक बोलते हैं, है ना बच्चों। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसको हम क्रॉस फार्मूले से भी जानते हैं, वो पिछले साल में था। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, एक कायरल कार्बन जिसको तीन हेलोजन और एक हाइड्रोजन अटैच है। और ये जो हमें ये जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है उसको हम क्रॉस फार्मूले में कन्वर्ट, वेज फार्मूला भी बोल सकते हैं इसको। ये जो होता है ना बच्चों, ये वेज फार्मूला है बच्चों। कौन सा फार्मूला है? वेज फार्मूला, जिसमें ये डार्क वाले जो लाइन है ये फ्रंट में आते, जो मॉलिक्यूल एटम फ्रंट में आते वो डार्क में शो करते, जो बैक में जाते वो डैश डैश के हिसाब से शो करते। तो इसको बोलते हैं हम वेज फार्मूला। ओके, आणि कायरल कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ओके, ये वेज फार्मूला देखो, वेज फार्मूला अभी मैंने जो बताया उसके बारे में था, ये वेज फार्मूला है। तो ये वेज फार्मूला जो होता है वो उसके हिसाब से दो जो फ्रंट में होते दो बैक में होते, इस तरह वो 11th में भी ज़्यादा डिटेल दिए हैं उनके बारे में। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर हेलो एल्केन्स की देखी जाए तो लेबोरेटरी टेस्ट होती है। लेबोरेटरी टेस्ट में अल्किल हैलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है, जैसे प्रिपरेशन में उसके अपोजिट रिएक्शन इसमें लैब में जो टेस्ट होती है उसके बारे में दे। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल रिएक्शन है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, ये समझ लो। पहले क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें माइनस साइन होती है बच्चों, नेगेटिव साइन। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर होता है, जो जिसके ऊपर प्लस साइन होती है उसके ऊपर अटैक करता है बच्चों। तो ये जो कार्बन होता है और जो जिस कार्बन को जो सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट यानी रिएक्शन में आपको पता है सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट की रिएक्शन होती है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो चीज़ें है ना बच्चों, तो ये न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसको हम एसएन बोलते हैं। तो एसएन रिएक्शन जो है उसके दो टाइप्स है। एक तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन जो सेंटर होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे, और न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैक करता है। तो अटैक करने के दो टाइप से बच्चों, एक तो वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और दूसरा वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। और अगर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हैलोजन को रिप्लेस करेगा ना, तो हैलोजन से मोर स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों, तभी वो हैलोजन को रिप्लेस कर पाता है। तो हैलोजन एटम को जो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है और उसकी वजह से जो हैलोजन निकल जाता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, ये जो हैलोजन जाता है ना, दूसरा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जिसकी वजह से हैलोजन जाता है, उसको बोलेंगे हम लिविंग ग्रुप बच्चों। क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। तो CX बॉन्ड ब्रेक होके जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो और चेंजेस होते हैं वो एक स्टेप में भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा स्टेप में भी हो सकते हैं, उसी हिसाब से उनके टाइप्स है। जैसे SN2 मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है बच्चों, ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, मिथिल ग्रुप पे अटैक करेगा। तो देखो ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है, ये जो कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये जो ब्रोमीन होता है निकल जाता है, उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। बराबर ना बच्चों। तो उसके हिसाब से जो रेट है, अभी रेट क्या होगा कि तो कांस्टेंट रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, उसके हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड होता है, ये तो आपको पता है।
तो इसमें क्या हुआ बच्चों, ये जो अल्कोहल होता है बैक साइड से अटैक करता है और इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन की एक खासियत है, ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप में होती है बच्चों, सिंगल स्टेप और स्लो होती। ओके, क्या होती है, सिंगल स्टेप में होती है और स्लो होती। तो उसके बाद जो SN1 टाइप है, दूसरा टाइप कौन सा है बच्चों, SN1। तो उसमें देखने से पहले SN2 और अच्छे से समझ ले सिंगल स्टेप में कैसे होती है। एक तो क्या होता है डायरेक्टली, यानी देखो यहाँ पे क्या हुआ, OH ने यहाँ से अटैक करा और साइमल्टेनियसली ये ब्रोमीन भी निकल जा रहा है, बराबर ना। ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली हो रहे, तो इस कार्बन को 5 बॉन्ड होंगे, तो ऐसे तो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे देखो, बराबर ना, ये चीज़ें दी है डॉट डॉट, यानी 5 बॉन्ड नहीं, साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है और ये निकल जा रहा है, तो ये इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। हाँ, और ये कम्प्लीटली अटैक करेगा, कम्प्लीटली बॉम्ब फॉर्म करेगा, तो ये क्या होगा, निकल जाएगा, तो इस तरह प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो कौन से साइड से होता है, राइट साइड से। फिर SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है, देखो यहाँ पे बैक साइड अटैक किया है, तो ये SN2 मैकेनिज्म होता है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है, क्या करता है, कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। ओके बच्चों, तो ये SN2 मैकेनिज्म है, जिसका हम साइलेंट फीचर देखें तो देखो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है विथ साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, बैक साइड अटैक पॉसिबल है। ओके, तो ट्रांजिशन स्टेट कंटेन्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड इन वन प्लेन मेकिंग बॉन्ड एंगल्स 120 विथ ईच अदर। देन SN2 रिएक्शन के बारे में चीज़ें दी है। फिर SN1 क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, पहला कार्बन कैटायन बनता है, यानी लिविंग ग्रुप निकल जाता है बच्चों, देखो। तो इसमें क्या हुआ, ब्रोमीन निकल गया, फिर वहाँ पे कार्बोकैटायन बना, इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव सेंटर बना। पॉजिटिव सेंटर के बाद वहाँ पे अल्कोहल ने, यानी OH ने क्या किया, अटैक किया, और इस तरह 2 स्टेप में रिएक्शन होती है बच्चों। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। पहले तो एक चीज़ है, पहली स्टेप कौन सी है बच्चों, ये वाली, पर ना, और दूसरी स्टेप ये वाली, करेक्ट। दोनों स्टेप में क्या होता है, साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, SN1 रिएक्शन, है ना बच्चों। तो ये SN1 का फीचर्स है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो इसमें हेटेरोलिसिस यानी CX बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद में वो वहाँ पे कार्बन सेंटर, पॉजिटिव कार्बन सेंटर बनता है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बोलते हैं उसको, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है, और इस तरह लिविंग ग्रुप निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है। ओके बच्चों, तो SN1 के ये मैकेनिज्म है, देखो प्रॉपर 2 स्टेप में। SN1 यानी SN2 के जो मैकेनिज्म है, उसके ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर है ए प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म SN1 रिएक्शन। बल्कि ग्रुप के हिसाब से बल्कि ग्रुप होगा तो पहले SN1 रिएक्शन होता है, क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता, इसलिए SN1 को प्रेफर करते हैं अगर जब बल्कि ग्रुप होंगे। सब्सट्रैक्ट का नेचर कैसा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे पेंटा कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड तैयार होते हैं वो बहुत क्राउडेड होते हैं, बराबर ना। सो प्राइमरी हाईलाइट जो होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म फेवर करते। अगर टर्शरी हाईलाइट होगा तो SN1 मैकेनिज्म करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बढ़ते जाते हैं, क्राउडिंग बढ़ती जाती है, वैसे SN2 मैकेनिज्म की जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, कम होते जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कम होते जाते हैं। ओके, नेचर ऑफ सब्सटेंस मैटर करता है, SN1 होगा या SN2 होगा। उसमें प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये चीज़ें भी आती है जो 11th में ऑलरेडी है। ओके, तो इसके हिसाब से SN1 क्या होगा, SN2 किधर होगा, इसके ऊपर वो रिएक्शन डिपेंड है। तो बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो SN1 होगा या SN2 होगा, ये
शो करते। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मैटर करती है बच्चों। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना आसानी से वो अटैक करेगा। Okay, more powerful nucleophile attack the substrate faster and favors SN2 mechanism. Okay, in case of SN1 mechanism, there is a no need of strong or powerful nucleophile, but because there is a electrophile center, so weak nucleophile attack weak nucleophile is also attacked on that carbon center, so there is a no need of strong or weak. But in case of SN2 mechanism, there is the more powerful nucleophile attack the faster on the substrate. Okay, so this is the some features or some factors or some concept of the SN1 and SN2 mechanism. Okay बच्चों, तो ये अच्छे से समझो SN2 SN1 mechanism जो होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें डीहाइड्रोहैलोजनेशन होता है। डीहाइड्रोहैलोजनेशन यानी इसका मतलब क्या होगा बच्चों, तो हाइड्रो यानी एच, हेलो मीन्स हेलोजन, तो एच एक्स एक ग्रुप निकल जाएगा, उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। देखो अल्फा बीटा समझ में आ रहा है। जिस कार्बन को बच्चों समझ लो, जिस कार्बन को हेलोजन है अटैच, उस कार्बन को अल्फा बोलेंगे और उसके पास वाले कार्बन को बीटा बोलेंगे। तो ये क्या होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यानी ये बॉन्ड यहाँ आएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये एक्स निकल जाएगा। उसके हिसाब से क्या होगा, एच एक्स निकल गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है ना बच्चों, इधर क्या आया, डबल बॉन्ड। तो उसके हिसाब से ये डबल बॉन्ड आया। इसका मतलब क्या हुआ, अल्किल हैलाइड से बच्चों, अल्किल हैलाइड से बच्चों हमें अल्किन मिला। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसका जो टाइप्स होता है उसको बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, है ना बच्चों। सो आसान है ना। डीहाइड्रोहैलोजनेशन जो रिएक्शन होते हैं उसमें दो चीज़ें पॉसिबल है। एक तो फर्स्ट ब्यूटीन, दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे देखो, ये जो प्रोडक्ट होगा, ये एक प्रोडक्ट है और दूसरा हे प्रोडक्ट है। दोनों प्रोडक्ट चांसेस है फॉर्म होने के, बराबर ना। तो कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है ये भी मैटर करेगा बच्चों। तो मेजर और माइनर डिसाइड कौन करता है, वो उसका रूल, उसका नाम है सेट-जेप रूल। ओके, तो सेट-जेप रूल क्या बोलता है, या सेट-जेप रूल के हिसाब से क्या होता है बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूट अल्किन्स। तो जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उसके हिसाब से वो ज़्यादा जो कंपाउंड होता है, जो प्रोडक्ट होता है, फॉर्म होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। ओके, सो अल्किल ग्रुप जितना ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसके हिसाब से वो बॉन्ड बनता है। ओके बच्चों, देखो अल्किल हैलाइड रिएजेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, देखो कुछ रिएक्शन दिए और कुछ रिएजेंट दिए। तो रिएक्टेंट के साथ कौन से रिएजेंट रिएक्ट होते हैं, तब कौन से टाइप का प्रोडक्ट तैयार होता है, ये चीज़ें दिए, ये समझनी है आपको। अगर अल्किल हैलाइड के साथ NaOH रिएक्ट होता है या KOH होता है तो अल्कोहल बनता है। अरे अल्किल हैलाइड के साथ अगर सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट होता है तो ईथर बनता है। अल्किल हैलाइड के साथ अगर सिल्वर कार्बोक्सिलेट रिएक्ट होता है तो ईस्टर बनता है। और अल्किल हैलाइड के साथ अगर अमोनिया रिएक्ट होता है तो अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन बनते हैं। ओके बच्चों, अल्किल हैलाइड कुछ रिएक्शन है। जैसे अल्किल हैलाइड के साथ पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट होता है तो अल्किल साइनाइड बनता है। सिल्वर साइनाइड रिएक्ट होता है तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। देखो आइसोसाइनाइड और साइनाइड में फ़र्क है, क्योंकि CN और ये यहाँ पे NC, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें अगर डाउट होगा तो आप बिंदास कमेंट्स में डाल सकते हो, जिससे मुझे एक आसान हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते स्टूडेंट को, जिससे उनका फ़ायदा हो। और अल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइड्स के साथ रिएक्ट होता था, अल्किल नाइट्राइड बनता है, और सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट होता है तो नाइट्रो अल्केन बनते हैं।
ओके। तो इस तरह अलग अलग रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन होती तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते। ओके। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों, जब भी कोई भी कार्बन मेटल के साथ रिएक्ट होता है उस कार्बन को, उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्टिव मेटल जो होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगर आपको पता है अल्किल के साथ रिएक्ट होता है MgX, तो उसको ही बोलते हैं हम ग्रिगनार रिएजेंट, बराबर ना। RMgX इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और दूसरा नाम है बेसिकली जो नाम होता है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये इसके ऊपर 100% एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, चाहे बोर्ड में हो या आपके कॉलेज की जो टेस्ट होती है, इंटरनल टेस्ट होती है, उसमें भी आ जाता है ग्रिगनार रिएजेंट। क्या बच्चों, ग्रिगनार रिएजेंट। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये ग्रिगनार रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से वो ध्यान में रखूँ। अगर ग्रिगनार रिएजेंट में अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है, देखो ग्रिगनार रिएजेंट अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है तो इस तरह प्रोडक्ट बनता है अल्केन। क्या बनता है, अल्केन। ओके। अगर ग्रिगनार रिएजेंट मिथेनॉल या अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तो ही अल्केन बनता है। इसका मतलब एक बोल सकते हैं आप कि जब भी ग्रिगनार रिएजेंट की रिएक्शन होगी तो अल्केन बनेगा।